एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा मीना और आज का जो मेरा टॉपिक है वो टिश्यू प्रोसेसिंग है। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को टिश्यू प्रोसेसिंग समझा दिया था कि टिश्यू प्रोसेसिंग क्या होता है। उसी टॉपिक को आज मैं कंटिन्यू करूँगी। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ टिश्यू प्रोसेसिंग क्या होता है, दोबारा से रिपीट करूँ। टिश्यू प्रोसेसिंग आप लोगों को पता है कि क्या होता है कि हार्ट होता है, हार्ट की तरह पूरे एंटायर हिस्टोपैथोलॉजी का एक टॉपिक होता है, मेजर टॉपिक होता है, जिसमें क्या किया जाता है, टिश्यू को कट करके उसके ब्लॉक बनाए जाते हैं और ब्लॉक बनाने के बाद में उसका सेक्शन ऑब्टेन करके उसकी स्टेनिंग करके डिजीज़ को डिटेक्ट किया जाता है। इसी वजह से जो टिश्यू प्रोसेसिंग प्रोसेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ एनी टिश्यू सेक्शन, यानी किसी भी टिश्यू सेक्शन का एक मेजर पोर्शन वो होता है। इसके अंदर आपने देखा था कि इसके बहुत सारे 5 स्टेप्स देखे थे, ठीक है। फिक्सेशन देखा था, क्लियरिंग एजेंट देखा था, फिक्सेशन था, डिहाइड्रेशन था, ठीक है, क्लियरिंग देखा था, इम्प्रेग्नेशन था, एम्बेडिंग देखना था। ये सारे प्रोसेस देखने थे। इसमें से मैंने आपको फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन और क्लियरिंग बता चुकी हूँ। उन सब में उनके कौन कौन से रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिए। जैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से होते हैं, क्लियरिंग एजेंट कौन से होते हैं, ठीक है, टिश्यू प्रोसेसिंग जो होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। आज जो आपको समझना है वो क्लियरिंग से समझना है, ठीक है। डिहाइड्रेशन तक मैंने आप लोगों को लास्ट समझा दिया था और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। आज का जो टॉपिक है वो अपना क्लियरिंग है, ठीक है। तो क्लियरिंग को डी एल्कोलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले वाली जो स्टेप थी वो अपनी क्या थी, डिहाइड्रेशन वाली थी। वहाँ पे अपन जो क्लियरिंग एजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं उसमें अल्कोहल वगैरह मैक्सिमम कंटेंट होता है। अब देखो क्लियरिंग में क्या होता है, क्लियरिंग में क्या होता है कि व्हेन द डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैज़ बिन कम्प्लीटली रिप्लेस बाय द क्लियरिंग एजेंट, यानी ये एक ऐसी स्टेप होती है जिसमें क्या किया जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट को कम्प्लीटली रिप्लेस किया जाता है किससे, क्लियरिंग एजेंट के अंदर। इससे क्या होता है, जो टिश्यू होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। टिश्यू को बिल्कुल क्लियर करने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए क्लियरिंग जो स्टेप होता है वो प्रोसेस किया जाता है। इसमें क्या होता है कि यूजुअली जो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं जो यूज़ करते हैं अपन डिहाइड्रेटिंग प्रोसेस के लिए, डिहाइड्रेशन में जो यूज़ किए जाते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो क्या नहीं होते, वो इनफिल्ट्रेटिंग सॉल्यूशंस के साथ में मिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब इनफिल्ट्रेटिंग जो स्टेप है वो क्लियरिंग के बाद में आने वाला स्टेप होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट डायरेक्टली इनफिल्ट्रेटिंग एजेंट के साथ में मिक्स नहीं होंगे मतलब इमिसिबल होंगे। वो इमिसिबल है तो उन दोनों को एक किसी भी प्रोसेस को अपन करते हैं तो बीच में एक स्टेप प्रोसेस होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे इस स्टेप को क्रॉस करना होगा, पर यहाँ पे अगर मिसिबल नहीं है तो मैं बीच में एक स्टेप इंट्रोड्यूस कर दूँगी, उसको अपन क्लियरिंग स्टेप बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि जो क्लियरिंग जो स्टेप होता है वो क्या कर देता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स को रिमूव करके एक ऐसा सोल्यूशन बना देता है जो इनफिल्ट्रेटिंग सोल्यूशन के साथ में मिक्स हो जाता है। देन क्लियरिंग एजेंट इज एक्ट एज ए इंटरमीडिएरी बिटवीन द डिहाइड्रेशन एंड इनफिल्ट्रेटिंग सॉल्यूशंस के बीच में क्या करता है, वो एक इंटरमीडिएट का काम करता है। इनफिल्ट्रेशन के बीच में इंटरमीडिएट का वो काम करता है, किस के बीच में, डिहाइड्रेशन के बीच में और इनफिल्ट्रेशन के बीच में वो क्या करता है, इंटरमीडिएशन का काम करता है। अब जनरली जो क्लियरिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं वो होता है ज़ाइलिन होता है, टोलिन होता है, क्लोरोफॉर्म होता है अपने पास में, बेंजोइन होता है, कैडरवुड ऑयल यूज़ किया जाता है। अब सबसे जो मोस्ट कॉमन होता है वो ज़ाइलिन यूज़ किया जाता है। ये जो होता है चीप होता है, इजी अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। सबसे जो ज़्यादा कॉस्टली होता है वो कैडरवुड ऑयल होता है। अब जैसे मैंने आप लोगों को समझाया तभी पीछे की जो क्लियरिंग एजेंट होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, जब कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होता है वो किसके साथ मिसेबल नहीं होता, नॉट मिसेबल विद द इम्प्रेग्नेटिंग मीडियम। किसी भी इम्प्रेग्नेटिंग मीडियम के साथ में अगर मिसेबल नहीं होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट तब हमें क्लियरिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है जो इन दोनों के बीच में मीडिएशन का काम करता है, ठीक है। ये इसलिए एसेंशियल होता है क्योंकि देखो अब जो क्लियरिंग एजेंट है उसकी एक प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है, वो दोनों के साथ मिसेबल होना चाहिए, नहीं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ में भी मिसेबल होना चाहिए, साथ में वो एम्बेडिंग मीडियम के साथ में भी वो मिसेबल होना चाहिए। जब वो दोनों के साथ में मिसेबल होगा तभी तो वो क्या करेगा, अपने लिए यूज़फुल होगा। अब जैसे कॉमन क्लियरिंग एजेंट की बात करी थी, मैंने आपको बताया था ज़ाइलिन होता है, ठीक है। ये ईजिली क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, कलरलेस होता है एंड इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी एरोमेटिक स्मेल होती है। ये क्या होता है, मिसेबल होता है किसके साथ में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ में और पैराफिन वैक्स के साथ में। अब जो पैराफिन वैक्स है वो क्या है, एक अपना एक एम्बेडिंग मीडियम कह लो आप उसको, चाहे उसको एक इम्प्रेग्नेटिंग मीडियम कह लो, वो आपको मैं बाद में समझाऊंगी कि बहुत तरह के इम्प्रेग्नेटिंग मीडियम्स होते हैं, उसमें से एक अपने पास में है वो है पैराफिन वैक्स होता है।
ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। रूटीन बेसिस में सबसे ज़्यादा लैबोरेटरीज में यूज़ किए जाने वाला होता है, ठीक है, क्योंकि ये रिसाइक्लेबल है, आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 होता है। इसका रैपिड एक्शन होता है और साथ में जो बायोप्सी स्पेसिमेंट्स जो होते हैं अपने पास में, उसकी जो थिकनेस के लिए यूज़ किया जाता है, ये 3 to 4 mm थिकनेस के लिए यूज़ किया जाता है। साथ में इसका जो टाइम ड्यूरेशन अपने पास में होता है वो होता है 2 to 4 आवर्स के लिए होता है, ठीक है। अब इमिशन टाइम मस्ट बी प्रोलॉन्गली को टाइम जो होता है वो मस्ट भी ज़्यादा हो जाता है। अगर ज़्यादा कर दोगे तो उसकी वजह से क्या होता है, जो टिश्यू होता है वो ब्रिटल हो जाता है, टिश्यू टूटने लग जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब देखो एक मेन क्या होती है कि जो पैराफिन वैक्स होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हो। अच्छी क्वालिटी का होगा तो टाइम थोड़ा सा कम होगा, और थोड़ा सा अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ तो टोलुइन होता है। टोलुइन की भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, बट वो ज़्यादा फ्लेमेबल होता है, ठीक है, वोलेटाइल होता है किसके कंपेयर में, ज़ाइलिन के कंपेयर में, ठीक है। ये लेस रिंकेज करता है टिश्यू डैमेज को अगर वो लॉन्ग टाइम तक किसमें अगर जो होता है अपना क्लियरिंग एजेंट रह जाता है उसके अंदर। अगर टोलुइन में लॉन्ग टाइम तक अगर आपने टिश्यू को प्रिजर्व करके रख दिया, ठीक है, तो वो थोड़ा उसको कम लेस श्रिंकेज करेगा, लेस डैमेज करेगा, उसको ज़्यादा हार्ड भी नहीं करता है। बट इसकी एक ही है जो कंपैरेटिवली ज़ाइलिन से प्रॉब्लम होती है, वो होती है क्लियरेंस, क्योंकि मेन क्लियरिंग एजेंट का काम ही क्या है, टिश्यू को क्लियर करना, उसको अच्छे से क्लैरिटी देना, ताकि जब डिजीज़ डिटेक्शन करना होता है माइक्रोस्कोप में वो ईजिली कर सके। तो ये थोड़ा सा लेस करता है ज़ाइलिन के कंपेयर में, बट ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, ठीक है, किसके कंपेयर में, ज़ाइलिन के कंपेयर में। नेक्स्ट अपने पास में आता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है रूटीन बेसिस के ऊपर। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.45 होता है, एंड ये भी लेस रिंकेज कोज करता है और टिश्यूज़ को भी जो लेस हार्डनिंग करता है कंपैरेटिवली ज़ाइलिन के कंपेयर में। ये सबसे अच्छा होता है किसके लिए, ब्रेन के लिए और लिम्फ नोड्स के लिए। अब नेक्स्ट अपने पास में होता है वैक्स इम्प्रेगनेशन या फिर इनफिल्ट्रेटिंग या इनफिल्ट्रेशन होता है। सॉरी आज थोड़ी मेरी वॉइस डाउन है, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, बट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या होता है कि कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है किसको, क्लियरिंग एजेंट को। जो क्लियरिंग एजेंट अभी अपन यूज़ कर रहे थे उस क्लियरिंग एजेंट को क्या किया जाएगा, कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा। क्यों किया जाता है, क्योंकि अब हमको सब्सटीट्यूशन करना है। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है यहाँ पे बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ पैराफिन, यानी सब्सटीट्यूशन का मतलब है किसी चीज़ को रिमूव करना, ठीक है। रिमूव मतलब उसको रिमूव, सब्सटीट्यूशन का मतलब है माइनस करना, ठीक है। किससे करेंगे अपन, पैराफिन से, ठीक है। क्या करा जाएगा, क्लियरिंग एजेंट को रिमूव किया जाएगा और पैराफिन को ऐड किया जाएगा, या फिर उसके जैसा सच सिमिलर मीडिया को ऐड किया जाएगा। अब इम्प्रेगनेशन विद द पैराफिन वैक्स टेक प्लेस इन एन ओवन हीटेड टू 56 to 60 डिग्री मेल्टेन वैक्स यूज, ठीक है। क्या किया जाता है, पैराफिन वैक्स यूज़ किया जाता है ओवन के अंदर। सबसे पहले आपको पैराफिन वैक्स को हीट करना होगा। जनरल सी बात, अगर मुझे पैराफिन वैक्स को यूज़ करना है तो मुझे उसको पहले हीट करना पड़ेगा। जब मैं उसको हीट करूँगी उसके बाद ही मैं उसको यूज़ करूँगी। तो उसका जो हीटिंग टेम्परेचर होता है वो अपने पास में 56 से 60 डिग्री होता है। इसका थोड़ा सा वेरिएशन आपको मिल जाएगा क्योंकि वो वैक्स की वैरायटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद में इसको हीट करके यूज़ किया जाता है, यानी क्लियरिंग एजेंट को अपन रिमूव करेंगे किसी भी टिश्यू में से, क्लियरिंग एजेंट को रिमूव किया, ठीक है, और वहाँ पे किसको ऐड किया, वैक्स को ऐड किया। उस प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं, उस प्रोसेस को अपन वैक्स इम्प्रेगनेशन या उसको इनफिल्ट्रेशन या इनफिल्ट्रेटिंग बोला जाएगा। यहाँ पे जो मीडियास यूज़ की जाता है वो पैराफिन वैक्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। पैराप्लास्ट होता है, अगार होता है, सेलेडिन होता है और जिलेटिन, ये सारे मीडियास यूज़ किए जाते हैं। सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है अपने पास में पैराफिन वैक्स, ठीक है। तो पैराफिन वैक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ेगी पहले अपन को। जो पैराफिन वैक्स होता है वो फ्री होना चाहिए, उसमें कोई भी डस्ट नहीं होनी चाहिए, कोई भी ग्रेट नहीं होना चाहिए, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए जो भी पैराफिन वैक्स यूज़ करेंगे। साथ में उसके अंदर वाटर अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अगर उसमें वाटर प्रेजेंट है तो वो क्या कर देगा, क्रिस्टलाइजेशन कर देगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन की वजह से जो वैक्स है वो क्या हो जाएगा, वाइट कलर में टर्न हो जाएगा, और टर्न होने के बाद में वो जो क्या करेगा, टिश्यू को ब्रेक कर देगा बाद में, ठीक है। और इसी वजह से जब भी वैक्स को यूज़ किया जाता है हमेशा उसको बिफोर फिल्टर करके ही अपन को यूज़ करना है, किसी भी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से फिल्टर करके यूज़ करना होता है। कुछ इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी ईजिली इससे अपन लार्ज नंबर ऑफ टिश्यू ब्लॉक प्रिपेयर कर सकते हो आप शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर में, एंड इसके अंदर आपको मिनिमम सुपरविजन करना होता है, यानी आपको ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा कि प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इजीली इसका प्रोसेस हो जाता है। ये थोड़ा सा चीपर होता है, ठीक है, अदर इम्प्रेगनेटिंग मीडियाज़ के कंपेयर में।
अब बात करें इम्प्रेगनेशन विद पैराफिन वैक्स, यानी पैराफिन वैक्स के साथ कैसे इम्प्रेगनेशन करना है। इम्प्रेगनेशन करने के लिए सबसे पहले ओवन को हीट किया जाएगा, जो भी ओवन होगा उसको हीट करना होगा, ठीक है। और ओवन को हीट करेंगे, उसका जो टेम्परेचर है वो 56 से 60 डिग्री टेम्परेचर रखेंगे, और वो डिपेंडिंग करेगा किसके ऊपर आपने कौन सा वैक्स यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद में जो टेम्परेचर को अपन को चेक करना होगा, ठीक है। पैराफिन का जो बात का जो टेम्परेचर होगा उसको अपन को चेक करना होगा, ठीक है। वो जो टेम्परेचर उससे 5 डिग्री ही अबाव रहना चाहिए, उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 5 डिग्री तक तो ठीक है, उससे अबाव हो जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट पैराफिन वैक्स का, तो वो क्या करने लग जाएगा, श्रिंकेज करने लग जाएगा, फिर हार्डनिंग करने लग जाएगा टिश्यूज़ की। यानी जो टेम्परेचर है वो वैक्स का, ठीक है, वो जो वैक्स का जो टेम्परेचर है, यानी ये अगर इतना टेम्परेचर तो अपन को उसका 5 डिग्री अबाउ टेम्परेचर करके रखना होगा, ठीक है। जो है अपना जो भी ओवन वगैरह जो यूज़ करे उसका टेम्परेचर 5 डिग्री अबाउ होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो जो टिश्यूज़ का श्रिंकेज और हार्डनिंग वो कर देगा। ईजिली इससे लार्ज नंबर ऑफ टिश्यू ब्लॉक अपन प्रिपेयर कर सकते हैं मिनिमम टाइम के अंदर। इसमें लेस श्रिंकेज आपको जो मिनिमम सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है, ईजिली सबसे ज़्यादा चीपर होता है अदर इम्प्रेगनेटिंग मीडियाज़ के कंपेयर में। अब टेक्निक देख लेते हैं, इम्प्रेगनेशन की टेक्निक क्या होती है। सबसे पहले क्या करूँगा, आफ्टर क्लीनिंग द टिश्यू को क्लीन करने के बाद में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है ओवन के अंदर, जिसका जो टेम्परेचर अपन को मेंटेन करके रखना है 56 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। 56 डिग्री ओवन का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो वैक्स की वॉल्यूम होती है वो 15 से 30 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए टिश्यू के कंपेयर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है अपने पास में कि एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट इम्प्रेगनेशन of the tissue is 5 mm thickness, is about 3 hours, but the dense and the thick tissue is need more time। लाइक कहना ही चाहता है कि अगर मुझे कंप्लीट इम्प्रेगनेशन करना है तो टिश्यू की अगर थिकनेस कितनी है 5 mm अगर उसकी थिकनेस है तो उसको मिनिमम 3 घंटे उसका इम्प्रेगनेशन करना होगा। अगर उससे ज़्यादा थिक टिश्यू है तो उसका जो टाइम होगा उससे ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कि टिश्यू शुड बी पास एट दी 3 चेंजेस, यानी टिश्यू के 3 चेंजेस मुझे करने होंगे। अगर मुझे अच्छे से एडुकेट प्रॉपर अचीवमेंट करना है या प्रॉपर इम्प्रेगनेशन करना है वैक्स के द्वारा, तो मुझे मिनिमम 3 चेंजेस मुझे यहाँ पे करने होंगे, किसके, वैक्स के। तो इस तरीके से आप इम्प्रेगनेशन जो टेक्निक है उसको कर सकते हो। अब देखो 3 जो फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, इम्प्रेगनेशन को। 3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट होता है साइज़ एंड टाइप ऑफ टिश्यू, कितना मोटा है या कितना थिन आपने सेशन कट किया है। टाइप कौन सा टिश्यू वो जो टिश्यू कौन सा है, क्लीनिंग एजेंट आपने कौन सा यूज़ किया था, और जो आप ओवन यूज़ करें, जो भी एम्बेडिंग ओवन यूज़ किया जाता है वो कौन सा है। देखो साइज़ तो फर्स्टली सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, तो साइज़ को अपन डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि अगर टाइम रिक्वायरमेंट की बात करूँ मैं, तो वो डिपेंड करेगा टिश्यू की साइज़ कितनी है। अगर ज़्यादा थिकर टिश्यू है तो उसका टाइम भी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल पार्ट तक उसको पेनिट्रेट करने के लिए वैक्स को, यानी यहाँ ये जो सेंट्रल पार्ट है सारी तरफ से वैक्स को इंट्रोड्यूस होने के लिए क्या होगा, टाइम की ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा रख दी तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और ज़्यादा ही क्या किया जाएगा, उसके चेंजेस भी अपन को ज़्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर स्मॉल अमाउंट, अगर उसमें थोड़ा भी स्मॉल अमाउंट भी क्या रह गया, क्लीनिंग एजेंट रह गया वैक्स के अंदर, तो वो उसका क्रिस्टलाइजेशन कर देगा। तो इसलिए जो भी क्लीनिंग एजेंट यहाँ पे अपन यूज़ कर रहे हैं, ये क्लीनिंग एजेंट वो कम्प्लीटली रिमूव होना चाहिए, ताकि कोई भी जो टिश्यू का क्रिस्टलाइजेशन ना हो, क्योंकि कोई भी क्लम्पिंग ना हो। क्लम्पिंग मतलब एक जब टिश्यू को कट करेंगे तो कर्ल होने लग जाता है। अगर ये कर्ल हो जाएगा तो जब स्लाइड में लेंगे तो अगर इस तरीके से टिश्यू आएगा तो कोई मतलब नहीं होगा। टिश्यू अपने पास में पूरा फ्लैट आना चाहिए, ठीक है, सेक्शन कटिंग के दौरान। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ओवन की बात करें तो ओवन का अगर आपने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, लो कर दिया, उसका फैक्टर डिपेंड करता है। अगर हाई कर दिया तो टिश्यू जो सेक्शन है या जो भी वैक्स या जो भी टिश्यू सारे क्या होंगे, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा तो कोई मतलब का अपने पास में नहीं रहेगा वो टिश्यू। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, इम्प्रेगनेशन को। ये चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा समझा रही हूँ, बट अगर आपके ये इतना नहीं आता है। अब नेक्स्ट जो अपने पास में वो एम्बेडिंग, ठीक है। अब मैंने आपको इन्फिल्ट्रेशन समझा दिया है, ठीक है, क्या होती है, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन जहाँ पे टिश्यू के अंदर वैक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को अपन इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब एम्बेडिंग प्रोसेस क्या होता है, एम्बेडिंग प्रोसेस के अंदर इस टिश्यू का कंप्लीटली ब्लॉक बनाया जाएगा। अभी तक इसमें से वैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, अब क्या होगा, इसका कंप्लीट ब्लॉक बनाएंगे अपन, ठीक है। इस तरीके से ब्लॉक बनाया जाएगा इस टिश्यू का। और उस ब्लॉक बनाने के बाद ये जो टिश्यू का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको मैं अलग से हाईलाइटेड करती हूँ। इस पार्ट के मैं क्या करूँगी, टिश्यू सेक्शंस कट करूँगी, ठीक है। यानी सेक्शंस लाइक इस तरीके से छोटे छोटे सेक्शंस होंगे जिनको स्लाइड पे रखा जाता है कट करके, ठीक है।
वाटर बाथ के अंदर डाल के इनको कट करके रखा जाता है। इसी प्रोसेस के लिए क्या किया जाता है, एम्बेडिंग किया जाता है। ठीक है, ये एम्बेडिंग लास्ट प्रोसेस होता है टिश्यू प्रोसेसिंग का। उसके बाद में यहाँ पे आपका कटिंग सेक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पे जब ब्लॉक प्रिपेयर हो जाएगा नहीं पूरा, उसके बाद में कटिंग सेक्शन शुरू हो जाता है, जिसमें टिश्यूज़ को कट करके उसके सेक्शंस बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज़ द ओरिएंटेशन ऑफ द टिश्यू। टिश्यू का ओरिएंटेशन मतलब यहाँ पे अब तक अपन क्या कर चुके थे, इस टिश्यू के अंदर वैक्स को इंट्रोड्यूस कर चुके थे। इंट्रोड्यूस करने के बाद इसको कंप्लीटली ओरिएंटेट करना है, इसके अंदर चारों तरफ से इसको वैक्स में फिल करना है। ओरिएंटेशन ऑफ द टिश्यू इन द मेल्टेड पैराफिन विच when solidified provide a thin medium for keeping intact all the part of the tissue when the section are to cut in। सेक्शन को किस तरीके से कट किया जाएगा। अब क्या किया जाता है, कुछ मोल्ड का यूज़ किया जाता है एम्बेडिंग के लिए, कुछ मोल्ड यूज़ करेंगे अपन। वैसे तो वैरायटी ऑफ मोल्ड यूज़ किया जाता है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, ब्लॉकिंग आउट या एम्बेडिंग आप कहते हो। सबसे कॉमन या सबसे पुराना जो पहले यूज़ किया जाता था वो लुकार्ड्स एल एम्बेडिंग बॉक्स यूज़ किए जाते थे। ये सबसे कॉन्वेलेंट मेथड्स के मोल्ड हुआ करते थे, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिमेन आप एक साथ प्रिपेयर कर सकते थे। ये क्या होते थे, 2 एल शेप के मोल्ड होते थे, वो मैं आपको अभी डायग्राम में आगे बताऊंगी। 2 एल शेप के मोल्ड होते थे जो मेटल के बने होते, ब्रास मेटल के यूजुअली इनको बनाया जाता था। ठीक है, अब इनको क्या किया जाता था, एक अरेंज किया जाता था ग्लास प्लेट के ऊपर। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। देखो यहाँ पे आपको ये जो बना रखा है, मैंने डार्क जो कर रखा है, ये एक मोल्ड है। लाइक इस तरीके से एक एल मोल्ड है, दूसरे एक एल मोल्ड को मैंने ऐसे ही यहाँ पे अटैच कर दिया। 2 एल मोल्ड इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, उसको मैंने कलर करके आप लोगों को यहाँ पे समझाया हुआ। इन 2 एल मोल्ड को अरेंज करने से पहले नीचे एक प्लेट रखी जाती है, ग्लास प्लेट मैंने रख दी। उसके बाद में इन दोनों को इस ग्लास प्लेट के ऊपर रखा जाता है। इस तरीके से रखने के बाद में यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसके अंदर, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा बॉक्स मतलब ज़्यादा अगर स्पेसिमेन के लिए करो तो इस तरीके से बीच में ग्लास स्लाइड लगा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे ग्लास स्लाइड लगा दी है कि जैसे मुझे एक ही ब्लॉक बनाना है तो ठीक है, अगर मुझे 3 ब्लॉक बनाने हैं तो मैं इस तरीके से अरेंज कर सकती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा और ब्लॉक बनाने हैं तो मैं यहाँ पे भी ग्लास स्लाइड्स लगा दूँगी। तो इस तरीके से क्या होगा, 6 टिश्यूज़ मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर सकती हूँ, 6 टिश्यू ब्लॉक्स बना सकती हूँ। अब इस तरीके से ग्लास स्लाइड्स अरेंज करी, ये जो मैंने रेड मार्क करा है वो ग्लास स्लाइड्स है। ठीक है, स्लाइड्स मैंने यहाँ पे अरेंज करी, ग्लास स्लाइड्स अरेंज करने के बाद मैं क्या करूँगी, इस वाले बॉक्स के अंदर अच्छे से समझना है, इस वाले बॉक्स के अंदर मैंने क्या किया, वैक्स फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको वैक्स फिल करना शुरू कर चुकी हूँ। यहाँ पे वैक्स मैंने फिल कर दिया। जब आधा फिल हो जाता है वैक्स, समझ रहे हो आप, यहाँ पे जैसे किसी बॉक्स को अपन आधा फिल कर देंगे, आधा फिल होने के बाद में मैं रुक जाऊँगी। आधा फिल होने के बाद में इस पार्ट पे यानी बीच में क्या करूँगी, टिश्यू को रखूँगी। ठीक है, बीच में टिश्यू को रख दिया। टिश्यू को बीच में रखने के बाद में दोबारा से क्या करा जाएगा, वैक्स को फिल किया जाएगा। यानी बीच में क्या होगा, यहाँ पे टिश्यू फिल हो गया, पहले वैक्स था, फिर टिश्यू रखा, फिर दोबारा से वैक्स करके फिल करके रख दिया, तो टिश्यू क्या होगा, अंदर की तरफ आ गया। सेम हर एक बॉक्स में इसी तरीके से करेंगे। कुछ देर के लिए इसको, थोड़ी सी देर के लिए 2 मिनट के लिए बाहर के नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देंगे। ठीक है, उसके बाद में जब ये थोड़ा सा क्योंकि आपको पता है कि वैक्स क्या करता है, वैक्स का नेचर क्या होता है, वो जब तक वार्म रहता है तब तक वो क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। देन उसके बाद में वो क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट लाइन अपन ने पढ़ी थी, क्या हो जाता है, सॉलिडिफाइड करना होता है मुझे, सॉलिड फॉर्म में मुझे वो कन्वर्ट करना होता है। जैसे ही हल्का सा सॉलिड होगा, इस पूरे ग्लास स्लाइड के साथ में, यानी जहाँ पे पूरा बॉक्स है, उसको ले जाके फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में जाके वहाँ पे इसको रख देंगे, ताकि ये जो ब्लॉक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। जैसे ब्लॉक अच्छे से प्रिपेयर होगा तो क्या कर दिया जाता है, ये जो ग्लास स्लाइड मैंने रेड कलर की आपको बनाई थी यहाँ पे बीच में, अभी उन सारी ग्लास स्लाइड को रिमूव कर दूँगी। रिमूव करने के बाद में यहाँ पे मुझे एक पर्टिकुलर जो है ब्लॉक अवेलेबल हो जाएगा। तो इस एंटायर प्रोसेस के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको एल मोल्ड किया जाता है, और टेक्निक क्या होती है वो भी मैंने आपको समझा दी है। कि ये जो था एल मोल्ड, ये पुराने प्रोसेस में यूज़ किया जाता था। अब इसकी जगह पे इस तरीके से कैसेट्स आती है। ठीक है, इन कैसेट्स में क्या होता है, सेम कैसेट में ये प्रोसेस की कैसेट यूज़ करेंगे अपन प्लास्टिक की, उसके अंदर आधा वैक्स फिल करेंगे, देन टिश्यू को रखेंगे, अगेन आधा वैक्स फिल करेंगे। ठीक है, तो ये जो है प्लास्टिक की मोल्डिंग कैसेट्स यूज़ की जाती है। ये बेसिकली जो होती है डिस्पोजेबल होती है। ये जो एल मोल्ड होता है ये आप हमेशा इनको यूज़ कर सकते हो, पर इसका जो फ़ायदा होता है, जैसे यहाँ पे अपन मुझे अलग, अब यहाँ पे जो मैं बनाना चाह रही थी वो सारे के सारे ब्लॉक है और सेम साइज़ के ब्लॉक बने, लेकिन इनमें क्या फ़ायदा होता है अपने पास में, अगर मुझे अलग अलग साइज़ के टिश्यूज़ बनाने तो उनकी जो वैरायटीज़ अवेलेबल होती है तो वो सबसे बेस्ट होती है यहाँ पर। ठीक है, जब आप ये सारे जब यहाँ पर टिश्यू को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो भी टिश्यू होता है, ठीक है, उस पेशेंट का नेम, ठीक है, उस पेशेंट का नेम वगैरह
जो भी उसका नंबर है, पैथोलॉजी नंबर है, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ करो तो यहाँ पे उस स्लिप को लगा दिया जाता है, ताकि अपने लिए ईजी होता है जब टिश्यू ब्लॉक्स को बाद में निकाला जाता है। तो इस तरीके से आप एम्बेडिंग करते हो। अब मैं आपको जो कास्टिंग की बता देती हूँ कि जो टेक्निक कास्टिंग मतलब किस तरीके से मैंने मोल्ड बनाया, ठीक है, एम्बेडिंग की, उसी को अपन कास्टिंग बोलते हैं। सबसे पहले क्या होता है मेल्टेन पैराफिन वैक्स लेना होता है, जो कि मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ, बट थ्योरेटिकल बता रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मेल्टेन पैराफिन वैक्स लेना होता है, जो कि उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 2 to 3 डिग्री अबव होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट के, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले जो टिश्यू को कवर कर सके, किसी भी थिकेस्ट टिश्यू को, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक ग्लास प्लेट लेनी होगी। ग्लास प्लेट लेने के बाद में अगर आप एल मोल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो एल मोल बनाने अपन को, ठीक है, इस तरीके से। थोड़ा सा गड़बड़ होगा, आप एल मोल बनाइए। अगर आप प्लास्टिक की कैसेट्स यूज़ करें तो उनको यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, कुछ स्टेप तक मुझे वैक्स को फिल करना होता है। देन जैसे ही वैक्स को फिल किया जाता है तो वैक्स क्या करने लग जाता है, हल्की सी थिन सेमी सॉलिड लेयर बनाने लग जाता है। देन उसके बाद में टिश्यू को इंट्रोड्यूस करना होता है। अगर एल मोल बनाया है तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा वैक्स फिल किया, फिर टिश्यू को इंट्रोड्यूस किया। देन उसके बाद में प्री वार्म्ड फोर्सेप्स से, नहीं आपको टिश्यू को हाथ से नहीं पकड़ना है, प्री वार्म्ड फोर्सेप्स से पकड़ के ही क्या करना है, टिश्यू को इंट्रोड्यूस करना होता है। देन उसके बाद में क्या करना होता है, उसको प्रेस करना होता है। प्रेस करने के बाद में ओरिएंट करके उसमें दोबारा से उसमें वैक्स आपको फिल करना होता है। प्री वार्म्ड इसलिए यूज़ किया जाता है कि उससे क्या होता है, जो वैक्स है ना वो जो टिश्यू के अटैच नहीं होता, टिश्यू के चिपकता नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो यहाँ पर चिपकेगा नहीं। अरेंज करने के बाद उसको करेक्ट पोजीशन के अंदर, करेक्ट प्लेन के अंदर टिश्यू को फिक्स करना होता है। नेक्स्ट क्या करना होता है, जैसे ब्लॉक बन जाता है उसके बाद में फिक्स करना होता है लेबल को, ठीक है। प्रेस करके उसको हल्का सा प्रेस करके वन एज में उसको प्रेस कर देंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे बनाया ब्लॉक तो उसके साइड में कोने में उसका लेबल को फिक्स कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही हल्का सा वो सॉलिड हो जाता है वैक्स सरफेस के ऊपर, तो जो कंप्लीट होल ब्लॉक्स होता है या होल मोल्ड होता है उसको सबमर्ज कर दिया जाता है किसी भी कोल्ड वाटर में या कोल्ड प्लेस में, जिसका टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री तक होना चाहिए। जिससे क्या होगा, अगर आप वैक्स को कोल्ड प्लेस में लेके जाओगे तो जल्दी से क्या होने लग जाएगा, सॉलिड होने लग जाएगा। तो सॉलिड जल्दी हो जाएगा तो ईजिली अपन क्या करेंगे, जो ब्लॉक्स बने इनको रिमूव कर लेंगे। लेकिन उसको आइस वाटर में नहीं रखना होता क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूलिंग होती है इनिशियली, तो वो क्या कर देते हैं, ब्लॉक्स को क्रैक कर देता है। तो वहाँ पे आपको आइस वाटर में नहीं रखना, नॉर्मल साइड जो वाटर होता है वहाँ पे रखना होता है, ठीक है। देन उसके बाद में जैसे जो ब्लॉक होते हैं वो सेट हो जाते हैं, उनको इजीली रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करने के बाद में सेक्शंस को हल्का सा ट्रिमिंग की जाती है। ट्रिमिंग करने के बाद में ब्लॉक की कटिंग की जाती है। तो ये जो सारा मैंने आपको एंटायर प्रोसेस बताई, सारा प्रोसेस मैनुअल प्रोसेस होता है। ये तो जो आपने अब तक सारी थ्योरी पढ़ी वो सारा मैनुअल प्रोसेस था। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखेंगे ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन में कैसे सारा काम होता है। इन सारे प्रोसेस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एटलीस्ट 1 डे या 1 डे से भी ज़्यादा आपको कम्प्लीटली टाइम लगता है। अब टिश्यू प्रोसेसिंग में थोड़ा सा जो टाइम है वो कम हो जाता है। अब जो नेक्स्ट अपने पास में ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन के द्वारा अपन काम करेंगे, ठीक है। अब तक आपने जो देखा था सारा मैनुअल वर्क था, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को समझाया था टिश्यू प्रोसेसिंग 2 तरीके से होती है, एक होती है मैनुअल, एक होती है ऑटोमेटिक। तो मैनुअल आप कंप्लीटली पढ़ चुके, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक की बात करेंगे। पर जो रिसेंट ईयर्स में क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी या हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर सारा जो वर्क होता है हैंडलिंग का, या फिर स्मॉल अगर आपको नंबर ऑफ टिश्यू ब्लॉक्स भी बनाने हैं तो सारा वर्क मशीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि मशीन में जब काम करते हैं तो ये दोनों चीज़ को डिक्रीज़ कर देती है, फर्स्ट टाइम, सेकंड लेबर वर्क को, ठीक है। आपको ज़्यादा लेबर की भी यानी ज़्यादा लेबर नहीं चाहिए काम करवाने के लिए, क्योंकि सारा काम मशीन ही कर देगी। साथ में आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं यहाँ से। ऐसा क्यों होता है, टाइम रिक्वायरमेंट कम क्यों हो जाती है, क्योंकि देखो कंटिन्यू एजिटेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। एजिटेशन होता है, एप्लीकेशन ऑफ द वॉक्यूम होता है, ठीक है। और साथ में क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो पेनिट्रेशन भी ईजी हो जाता है। देखो इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। इसका एडवांटेजेस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रांसफ़र हो जाता है टिश्यू मैकेनिकली एक रिएजेंट से दूसरे रिएजेंट के अंदर, ठीक है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपको कोई वहाँ पे नहीं रुकना होता है। अब क्या होता है, रिड्यूस कर देता है प्रोसेसिंग टाइम को, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यू एजिटेशन होता है, कंटिन्यू प्रोसेस जो होता है वहाँ पे जो अपने हैं वो टिश्यूज ऐसे मूवमेंट करते हैं, उसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमिनेट हो जाती है ह्यूमन एरर्स। कोई भी ह्यूमन एरर्स होती है वो सारी एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, अगर आपने टिश्यू को भूल गए हो आप किसी भी सॉल्यूशन में छोड़ के, ठीक है, भूल चुके हैं अपन, फॉरगेट हो चुका है अपने दिमाग से लॉन्ग टाइम तक, तो क्या हो जाएगा, पूरा टिश्यू ख़राब हो जाएगा। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो एलिमिनेट हो जाता है।
मशीन्स के पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक होता है टिश्यू कंटेनर्स, जिसके अंदर क्या होता है, एक कंटेनर के अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर लेबल होता है, ठीक है, उसमें लीड होती है, उसके साथ में क्या किया जाता है, टिश्यू को प्लेस किया जाता है। आगे देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया एक कंटेनर होता है, ठीक है, कंटेनर है यहाँ पे, ठीक है, इस कंटेनर में सॉल्यूशन फिल है, जो भी सॉल्यूशन है, कुछ भी यहाँ पे क्लीयरिंग, डिहाइड्रेटिंग, जो भी सॉल्यूशन की बात हो रही है वो सॉल्यूशन फिल है। ये बकेट है, ठीक है, या बास्केट है, जो भी है, इसके अंदर होल्स होते हैं। इन होल्स का रीज़न क्या होता है कि यहाँ से इस बास्केट को मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ, ठीक है, ये जो होल्स है उससे क्या होता है, इजीली पेनिट्रेशन होने वाला है इस सॉल्यूशन का इसके अंदर, ठीक है। तो इस बास्केट के अंदर रखा जाता है टिश्यू के ब्लॉक्स को, टिश्यू की जो कैसेट्स होती है ना उनको यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो अब इजी आपको समझ में आ गया होगा, इसके इस बास्केट के अंदर टिश्यू की कैसेट्स को रखे जाएंगे। ये होल्स किस लिए होते हैं, ताकि जो सॉल्यूशन फिल है इस कंटेनर के अंदर वो इजीली पेनिट्रेट हो जाए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कंटेनर और बास्केट का क्या यूज़ होता है। सेम यहाँ पे जो बीकर होते हैं या जो भी बास्केट होती है, फिर जो वैक्स बाथ होता है, वैक्स बाथ के अंदर तो आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं मैं बीकर्स और वैक्स की। अब देखो मोस्ट ऑफ द जो मशीन्स होती है उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं वो 10 यानी 10 तो बीकर्स होते हैं और 2 वैक्स बाथ होते हैं। ये थोड़ा सा अलग अलग भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या क्या रिएजेंट कौन कौन से यूज़ कर रहे हो, चेंज भी कर सकते हो। और ये जो मशीन होती है इसको अपन थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल करते हैं 56 डिग्री टेम्परेचर पे, थोड़ा सा ±4 डिग्री अपन रख लेते हैं। अब कोई भी बीकर होता है उसको अप्रोप्रिएट फिल किया जाता है किसी भी फ्लूइड से या वैक्स से, ठीक है, जहाँ पे जो टिश्यू होता है वो अच्छे से उसको मेंटेन कर सके। नेक्स्ट क्या होता है, मेन स्विच होता है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है, जिससे अपन जो वैक्स होता है उसको मोल्टन करना हो तो मोल्टन कर सकते हैं, अगर नहीं करना हो तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपने पास स्टीयरिंग मशीन मैकेनिज्म होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक जो बास्केट होती है वो अटैच होती है मशीन से, लाइक ये जो पूरी होती है पूरे 12 जार होंगे, वो मैं आपको डायग्राम में दूसरे डायग्राम में बताऊंगी। 12 जार होते हैं, पे 12 नहीं बनाए मैंने, ये सारे आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते हैं, डिज़ाइन किया जाता है उनको इस तरीके से ताकि वो उनका रोटेशन होता रहे नियर बाई के अंदर और डायरेक्टली अपने आप रिवोल्यूशन करके वो पर मिनट के हिसाब से वो रोटेट करते रहे। नेक्स्ट क्या होता है, मशीन के अंदर टाइमिंग मैकेनिज्म फिक्स की जाती है, जिसमें क्या होता है हर एक रिएजेंट का या हर एक वैक्स वाले का जो टाइमिंग फिक्स होता है, ऑप्टिमाइज टाइम होता है। उसके बाद में वो क्या करे, ऑटोमेटिकली रोटेट करके उसको दूसरे बॉक्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है। तो ये उसकी मैकेनिज्म फिक्स की जाती है। अब देखो मशीन इस तरीके से आपको मशीन को समझना है, ठीक है। मशीन का इंटरनल डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ये जो सब आपको रेड बॉक्स नज़र आ रही है सब कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, बकेट है और बकेट पे क्या है, कैसेट्स रखी हुई है, जो मैंने आपको अभी डायग्राम में समझाई थी। अब देखो ये 12 जार्स है, जैसे मेंशन किया है 1 2 3 4 5, पूरी मैंने 12 तक काउंटिंग यहाँ पे लिखी हुई है और साथ में मेंशन भी कर रखा है कहाँ से कहाँ पे क्या क्या है। देखो नंबर 1 जार से लेके 6 तक के जार में क्या होता है, अल्कोहल फिल होता है। अल्कोहल मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट फिल करेंगे अपन 1 नंबर से लेके 6 नंबर के जार तक। और ये जो है फिलिंग सॉल्यूशन सबका अपना अपना होता है, किसी में 5 होंगे, किसी में 6 होंगे, तो थोड़ा सा वेरिएशन आता है, बट जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो स्टैंडर्ड मैंने मेंशन किया है। तो सबसे पहले आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, जब भी आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हो तो उसको अपन 80 डिग्री में ट्रांसफ़र करते हैं टिश्यू को, फिर 95 में, फिर 95 में, फिर 100 में किया जाता है। 80 में इसलिए क्योंकि डायरेक्टली 100 में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अगर टिश्यू को डायरेक्टली 100 में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो सारा का सारा वाटर जो इसमें प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, एक ही बार में रिमूव हो जाएगा। एक बार में रिमूव हो जाएगा तो टिश्यू का क्या हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा। श्रिंकेज हो जाएगा तो टिश्यू अपने लिए कोई यूज़फुल नहीं रहेगा। इसीलिए इसको पहले 80 में, फिर 95 में, 95 में, फिर 100 में ट्रांसफ़र किया जाएगा टिश्यू को। इसका टाइमिंग अभी अपन आगे उसमें देखेंगे टेबल के अंदर, तो अभी मैं आपको सिर्फ मशीन के मैकेनिज्म समझा रही हूँ। जब 6 के बाद में क्या किया जाएगा, 7 जो अपने पास में होगा, 7 8 9 3 जो जार होंगे वो क्लियरिंग एजेंट के जार होंगे, ठीक है, जिसमें आप जाइलिन फिल कर सकते हो, ठीक है, टोलुइन फिल कर सकते थे, क्लोरोफॉर्म फिल कर सकते थे, वो भी जो भी फिल करना है वो फिल किया जाता है। इन 3 के अंदर क्या फिल किया जाएगा, क्लियरिंग एजेंट को फिल किया जाएगा। देन उसके बाद 10 11 12 जो बॉक्स होता है उसके अंदर अपन इम्प्रेग्नेशन मीडियम या इम्प्रेग्नेटिंग मीडियम को फिल करेंगे, यानी जो अपना मैक्सिमम जो यूज़ करे थे अपन वैक्स फिल करे थे। तो इस तरीके से जो मशीन होती है उसकी इंटरनल मैकेनिज्म ये होती है कि उसके जो 12 जार होते हैं उनका टाइम ड्यूरेशन सबका अलग अलग होता है। किसी के अंदर 5 होते हैं, किसी के अंदर 6 होते हैं, बट ये जो मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो आपको इसी को लर्न करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब नेक्स्ट जो मैं आपको इस ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन का शेड्यूल बताने वाली हूँ, जो भी डायग्राम में पीछे समझा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको उसको लर्न करना है, ठीक है। और जो मैंने आपको पीछे बताया था वही है यहाँ पे 6 अपन क्या करेंगे, डिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशंस लेंगे, फिर 3 जो लेंगे क्लीयरिंग लेंगे, और जो 3 बचेंगे वो इम्प्रेगनेशन के लेंगे। जैसे 80% वाला अल्कोहल यूज़ करेंगे, जिसका जो ड्यूरेशन होगा 1 घंटे का होगा। फिर 95% वाला लेंगे, उसका जो ड्यूरेशन होता है 2 घंटे का होगा। फिर अगेन 95 वाला था, उसका 1 घंटे का होगा। और जो 3 जो थे 100 वाले, उनका सबका 1-1 घंटे का होगा। जो भी ज़ाइलीन या क्लोरोफॉर्म यूज़ करेंगे उनका सबका ड्यूरेशन आपका 1-1 घंटे का होगा। पैराफिन वैक्स जो यूज़ करेंगे उन सभी पैराफिन वैक्स का 2-2 घंटे का टोटल ड्यूरेशन होता है। तो जो टोटल ड्यूरेशन होता है इस मशीन का पूरा मैकेनिज़्म का, वो अपने पास में होता है 16 से 18 घंटे वाली ही मैकेनिज़्म होती है। कम्प्लीटली जो होता है पूरा टोटल ड्यूरेशन ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेस मशीन का, वो 16 से 18 घंटे के बीच का होता है। तो ये जो आपको बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेस अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ये मैकेनिज़्म लिखनी है, वो डायग्राम पीछे बताया था वो बनाना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये रूटीन प्रोसेस के लिए किया जाता है, बिल्कुल माइंड में रखना है। ये किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, रूटीन प्रोसेस के लिए किया जा रहा है, किसी भी स्पेसिफिक टिश्यू के लिए नहीं किया जा रहा है। स्पेसिफिक टिश्यू का अलग होता है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, स्पेसिफिक टिश्यूज़ के लिए मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर आपको बता दिया। अगर स्किन के लिए है तो उसका क्या शेड्यूल होगा, और कोई भी हार्ड या बिल्कुल पतला सा टिश्यू है उसके लिए क्या होगा। उसको सबसे पहले 80% अल्कोहल में लिया जाएगा और 2 चेंजेस होंगे। पर्टिकुलर का 1-1 हावर होगा। फिर आगे 95% अल्कोहल में किया जाएगा और उसके 2 चेंजेस होंगे, उनका पर्टिकुलर 1 हावर होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। यहाँ पे कैडरवुड ऑयल यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो उसका जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स होगा। स्किन के प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले 70% अल्कोहल में आपको भेजा जाएगा स्किन, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा, स्किन के जो टिश्यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। अगर सॉफ्ट है उसका डायरेक्टली उसको अगर 80% में भी भेज दिया ना तो पूरा वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव हो जाएगा तो जो स्किन के जो टिश्यूज़ है वो बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे। तो उसको पहले 70% अल्कोहल में भेजा जाता है, फिर 95% और फिर एब्सोल्यूट का मतलब होता है अपने पास में 100% अल्कोहल, ठीक है। फिर कैडरवुड ऑयल में भेजा जाता है ओवरनाइट के लिए, और ज़ाइलीन, और फिर बाद में वैक्स के लिए, चेंजेस के लिए भेजा जाता है। तो ये सारा कम्प्लीटली एंटायर प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है, टिश्यू प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है। 2 लेक्चर्स में अपन ने कंप्लीट किए पूरी टिश्यू प्रोसेसिंग की। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा मैंने फास्ट समझाया, वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका था इस वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें। अगर आपको नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। इंस्टाग्राम पे भी जाकर हमें फॉलो करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।